अच्छा, ये हमारा कल जो चैप्टर खत्म हो गया था, अब उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है ये बेटे एंजाइम्स हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है ये एंजाइम है, चैप्टर का नाम। इसके बारे में बात करनी है आज हमें। एंजाइम्स जो हैं, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 6 है। ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है। इसमें क्या बात कर रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि जो लाइफ है वो दूसरा नाम है एक्टिविटी का। एक्टिविटी मतलब काम करने का। मतलब लाइफ जो है वो दूसरा नाम है एक्टिविटी का, मतलब काम करने का। हजारों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। ये जो रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और एक फिनोमेना है जिसमें ये सारी की सारी केमिकल एक्टिविटी हो रही है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो दो तरह की हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव हैं या डिस्ट्रक्टिव हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो दो तरह की हैं, या तो वो कंस्ट्रक्टिव हैं या तो वो डिस्ट्रक्टिव हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि या तो कोई चीज बन रही है, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है या तो कोई चीज टूट रही है बॉडी के अंदर। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस जितने हैं, यानी कि जिसकी वजह से चीजें बनती हैं, उसमें बड़े साइज के मॉलिक्यूल जो हैं वो बनते हैं बॉडी में। और जो हमारी बॉडी में किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे सेल या बॉडी को बनाने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को, जिसमें चीजें बनती हैं, इन रिएक्शंस को हम बायोलॉजी में कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। इनको हम बायोलॉजी में कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। जिसमें चीजें बनती हैं इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। जबकि इसके अपोजिट जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, जिसमें चीजें टूट रही हैं, जिसमें बड़े साइज के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें एनर्जी को, और वो एनर्जी इस्तेमाल हो सके हमारे बॉडी के काम करने के लिए, इनको कहते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और इस एक्टिविटी को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो दो चीजें हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म चीजों का बनना, कैटाबॉलिज्म चीजों का टूटना। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए। और वो पर्टिकुलर कंडीशंस क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग होता है। हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर मरकरी। ये जो कंडीशन है, ये जो टेम्परेचर या प्रेशर है हमारा, वो इतना नहीं है कि हम परफॉर्म करा सकें किसी केमिकल रिएक्शन को इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे। तो फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कैसे फिर बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं इन कंडीशंस को ऑल्टर किए बगैर या चेंज किए बगैर। तो बॉडी को चाहिए कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि इन चीजों को ऑल्टर किए बगैर, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को और 120/80 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर को चेंज किए बगैर काम करा दे या मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा दे। उन चीजों को कहते हैं हम, जो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं और ये काम कर रही हैं, इनको कहते हैं फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर के मायने होते हैं हेल्प करने वाला, और फैसिलिटेशन के मायने होते हैं हेल्प करना।
ये जो फैसिलिटेटर्स हैं जो हमारी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ये हेल्प करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने में लो एनर्जी पे, कम एनर्जी पे ये काम करा देते हैं बॉडी में। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कराने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए एनर्जी का, ताकि वो रिएक्शन शुरू हो। ये जो मिनिमम अमाउंट है एनर्जी का जो चाहिए ताकि कोई ना कोई रिएक्शन स्टार्ट हो जाए बॉडी में होना, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to initiate a chemical reaction। ये वो अमाउंट है एनर्जी का जो चाहिए ताकि हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन शुरू हो सके, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर ये अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो डिफिकल्टी होगी, मसला होगा रिएक्शन को स्टार्ट कराने में। एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को तोड़ें आप, वो कितनी होती है? 2 एटीपी होते हैं। 2 एटीपी चाहिए होते हैं आपको एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, तो ये तो बहुत कम है। तो ये सारी बात थी इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है इसकी? The high amount of activation energy cannot be provided by organism itself। इस बात का मतलब कि जो वो एनर्जी जो इनिशिएट करा सके किसी रिएक्शन को, वो एनर्जी कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर खुद से पैदा नहीं कर सकता। इसलिए ये एनर्जी चाहिए होती है, देयरफॉर दे रिक्वायर, उनको चाहिए होता है कोई ना कोई फैसिलिटेटर जो हेल्प कर सके इस काम में, ताकि वो रिड्यूस कर सके इस एनर्जी के अमाउंट को जो चाहिए दरअसल उस जानदार को किसी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। और इन फैसिलिटेटर्स को जो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ये जो है इनको हम कहते तो फैसिलिटेटर हैं, यहाँ पे जो अभी तक फैसिलिटेटर कह रहे हैं, ये जो फैसिलिटेटर हैं दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये कम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिलके बने हैं। इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदारों के अंदर होते हैं। इनको हम दरअसल कहते हैं, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स, इनको कहते हैं एंजाइम। और ये जो एंजाइम्स हैं दे आर ऑल्सो डिफाइंड एज, इनका एक और नाम भी है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर कैटलिस्ट बिकॉज दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी कैटलिस्ट या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हुए, उसको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। So enzymes are also called biocatalysts because they are found in living organism and they take part in a reaction। अब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? पहली बात, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये पहला कैरेक्टर है, प्रोटीन से मिलके बने। दूसरा, सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, दे ऑल्सो कंटेन नॉन प्रोटीनियस पार्ट, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा भी कुछ चीजें शामिल होती हैं या कुछ चीजें होती हैं जिनसे वो मिलके बनते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उनको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप।
वो सारे एंजाइम्स जिनमें प्रोटीन के अलावा अगर कोई और चीज भी हो, कोई और चीज मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, कोई और चीज मतलब फैट हो, जिनसे वो मिलके बने, तो उनको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। वैसे तो नॉर्मली एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं उनमें प्रोटीन और प्रोटीन के अलावा दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं, उनको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। 2 पॉइंट्स हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स में एंजाइम्स के। इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं दे कैन वर्क इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर काम करते हैं। इन एंजाइम्स को हम कहते हैं एंडो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करें उनको कहते हैं एंडो एंजाइम्स। एंड दे कैन आल्सो वर्क, और ये काम कर सकते हैं आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी। तो अगर सेल के बाहर काम कर रहे हैं तो इनको हम कहते हैं बेटे एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स अगर सेल के बाहर काम कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। अगर अंदर काम कर रहे हैं तो एंडो, बाहर काम कर रहे हैं तो एक्सो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स आर लार्ज इन साइज। एंजाइम साइज में बड़े होते हैं, एंजाइम साइज में बड़े होते हैं। एंजाइम्स कैन स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम किसी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, और अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं तो इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर। अगर ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर। एंजाइम्स कैन स्लो डाउन, दे कैन आल्सो स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्लो भी कर सकते हैं किसी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर रहे हैं तो हम इनको कहते हैं इनहिबिटर। ये अगर किसी रिएक्शन की स्पीड को कम करेंगे तो इनहिबिटर, बढ़ाएंगे तो एक्टिवेटर। इसके अलावा एंजाइम्स वर्क ऑन सबस्ट्रेट। एंजाइम काम किस पे करते हैं? सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। सबस्ट्रेट क्या चीज होती है बेटे? सबस्ट्रेट हम कहते हैं रिएक्टेंट्स को। सबस्ट्रेट हम कहते हैं रिएक्टेंट्स को। आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, रिएक्टेंट्स वो तमाम चीजें होती हैं जो रिएक्ट करके किसी चीज को बनाती हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं? किसी सबस्ट्रेट पे या रिएक्टेंट पे काम करते हैं, उनको तोड़ते हैं। जैसे हम जो चीजें खा रहे हैं, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तमाम क्या हैं? ये तमाम के तमाम सबस्ट्रेट हैं जिन पे एंजाइम्स काम करते हैं। तो एंजाइम वर्क ऑन सबस्ट्रेट। एंजाइम किसको तोड़ते हैं? सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं, विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड, इस्तेमाल हुए बगैर। ये कभी खर्च नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। तो कोई रिएक्शन करवाते हैं बगैर खुद को खत्म किए बगैर, खुद को खत्म किए बगैर कोई रिएक्शन करवाते हैं एंजाइम्स। और ये बड़े होते हैं साइज में। सबस्ट्रेट आर स्मॉल इन साइज। सबस्ट्रेट जो है ये स्मॉल होते हैं साइज में, एंजाइम बड़े होते हैं साइज में। इसके अलावा एंजाइम्स हैव अ स्पेसिफिक साइट ऑन विच substrate attaches. This site is called active site. एंजाइम पे एक जगह होती है ऐसी जहां पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। एंजाइम पे एक जगह होती है ऐसी जहां पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। इस जगह को हम एक्टिव साइट कहते हैं, जो आपको इस चैप्टर की डायग्राम में भी नजर आ रही होगी। ये चैप्टर की डायग्राम है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ देखो, ये एंजाइम है। इस एंजाइम पे ये जगहें हैं, ये एंजाइम, इस पे ये जगह बनी हुई है, खाली जगह ये वाली और ये वाली जिसपे मैं कर्सर फेर रहा हूँ अपना। ये वाली जो जगहें हैं, इन जगहों को कहते हैं हम एक्टिव साइट। यहाँ पर आके ये देखो सबस्ट्रेट है जो साइज में देखो क्या है, छोटा है। मैंने कहा था ना आपसे, तो इस साइज में जो छोटे सबस्ट्रेट हैं ये आके यहाँ अटैच होते हैं, और एंजाइम के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये एंजाइम्स देखो इनको क्या करते हैं, ये पहले जुड़े हुए थे, इनको क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो एंजाइम तो अपनी जगह पे रहा, लेकिन सबस्ट्रेट क्या हुआ? सबस्ट्रेट ब्रेक हो गया। एंजाइम अपनी जगह पे रहा, सबस्ट्रेट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो सबस्ट्रेट किस में ब्रेक हुआ? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट किस में ब्रेक हुआ? प्रोडक्ट में। तो ये एंजाइम है, इन पे ये जो जगहें हैं, इन जगहों को कहते हैं एक्टिव साइट, जो मैंने अभी आपको चैट में लिख के भेजा। इसके अलावा एंजाइम जो हैं
इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं करते। दे आर सेंसिटिव टू पीएच लेवल। हर एक एंजाइम का एक पीएच लेवल होता है, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो पीएच लेवल। पीएच लेवल कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। कुछ एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कुछ एंजाइम बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कुछ एंजाइम जो है न्यूट्रल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो जब भी कभी कोई स्पेसिफिक पीएच लेवल है उस एंजाइम का, अगर वो एंजाइम को मिल रहा है तो एंजाइम काम करेगा वरना नहीं करेगा। इसके अलावा रेडिएशन, तो टेम्परेचर, पीएच लेवल, रेडिएशन, प्रेशर, इन तमाम चीजों को लेके एंजाइम्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी भी तब्दीली अगर आ जाए पीएच में, टेम्परेचर में, रेडिएशन अगर कहीं हो, या कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा दें, मिकदार क्वांटिटी अगर आप बढ़ा दें सबस्ट्रेट की, तो एंजाइम काम नहीं करते, उनके काम करने पे असर पड़ता है, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, सम एंजाइम्स नीड कोफैक्टर टू वर्क। कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होते हैं काम करने के लिए। अब ये कोफैक्टर क्या चीजें होती हैं? कोफैक्टर दरअसल एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है मतलब प्रोटीन से मिलके नहीं बना हुआ। विच में बी, जो इनऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक का मतलब उसमें कार्बन नहीं होता, ऑर्गेनिक का मतलब उसमें कार्बन हो भी सकता है। ऑर्गेनिक का मतलब उसमें कार्बन हो भी सकता है, इनऑर्गेनिक का मतलब उसमें कार्बन नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स यहाँ आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही होंगी। इनऑर्गेनिक एग्जांपल जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फेरसाइन, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम वगैरह है। और ऑर्गेनिक की एग्जांपल क्या है? ऑर्गेनिक की एग्जांपल NADP, FAD, NAD, ये इसके एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक की। तो कोफैक्टर्स वो होते हैं जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं काम करने में, और नॉन प्रोटीनस होते हैं मतलब प्रोटीन से मिलके नहीं बनते। और ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा एंजाइम जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। मतलब कोई स्पेसिफिक चीज होती है जो प्रोड्यूस कराते हैं। ये ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी चीज प्रोड्यूस करा दी। ये प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये स्पेसिफिक चीजों को प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये सारी जो थीम बेटे, ये सारे क्या थे? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंजाइम्स के। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंजाइम्स के। अब क्या है नेक्स्ट बात और लास्ट बात आज की, यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के काम क्या हैं? ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एंजाइम्स, ये करता क्या है? एंजाइम्स के काम क्या है? तो एंजाइम्स के काम जो है वो कमर्शियल इंडस्ट्रीज में भी हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है वहां पर भी हैं, और कॉमन यूज भी हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कर रहे हैं ये काम। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? अगर हम देखें कमर्शियल पर्पस पे, कमर्शियल पर्पस मतलब इंडस्ट्री के लेवल पे, तो जो पेपर इंडस्ट्री है, जो जहां पे कागज बनता है, वो पेपर इंडस्ट्री इस एंजाइम को इस्तेमाल करती है पेपर बनाने में। पेपर बनते हैं सेलुलोज से। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उससे बनते हैं पेपर। और उस पेपर के ऊपर, सेलुलोज के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं ताकि वो पेपर में कन्वर्ट हो, कागज बने। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री जितनी भी है, फूड इंडस्ट्री जो है वो इस्तेमाल करती है एंजाइम्स को। जैसे बेकरी वाले जो है वो एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको जो ब्रेड है वो मिल सके, बिस्किट्स मिल सके, पिज्जा मिल सके। ब्रूइंग इंडस्ट्री जितनी है जो कि वाइन, विनेगर, अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, शराब वगैरह बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट या शुगर पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं पर्टिकुलर तरीके से, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में, फिर वो उसको बेचते हैं। और बायो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये वो डिटर्जेंट्स होते हैं जिसको आप नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, इसमें भी बेसिकली एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं ताकि वो किसी भी किस्म के दाग को, धब्बों को हटा सकें।
आप देखें ये तमाम की तमाम जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, ये कहाँ से आ रही हैं? ये एंजाइम्स की ही प्रोडक्ट हैं। तो ये कमर्शियल इस्तेमाल है एंजाइम्स का। तो बेटे यहाँ तक की बात थी यूजेस ऑफ एंजाइम्स को लेकर।